हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम पाचन तंत्र को कर रहे थे और इसमें हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज पार्ट 3 पढ़ेंगे हम और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो अपना पार्ट रह गया उसको आज पूरा करेंगे। तो साथियों, आप लोग सभी तैयार रहें। जैसा कि अभी सूचना मिल गई होगी आपको, वर्ग 3 चयन परीक्षा की जो एग्जाम डेट है, मैंने आपको पहले बोला था कि वो जरूर बढ़ेगी, 110% बढ़ेगी और उसकी डेट अक्टूबर में चली गई है। तो आपके पास पूरा 20-25 दिन मिल गए हैं, पूरा 1 मंथ मिल गया है अपना, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से लगातार पढ़ाई करते हैं, सब सब्जेक्टों को कमांड बनाकर चलते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, मेहनत बहुत जुनून के साथ करना है। 1 महीना बचा है, आपको कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ आपका लक्ष्य दिखना चाहिए कि मुझे वर्ग 3 चयन परीक्षा या रेलवे, एसएससी, जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में साइंस बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। एसएससी, रेलवे, इन सभी में भी साइंस बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखा जाए रेलवे में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप अच्छे से रेडी रहें। जैसे कि अपना ग्रुप डी वालों की भी एग्जाम डेट आ गई है, ग्रुप डी वालों को भी एग्जाम डेट आ गई है, तो आप लोग तैयार रहें, पढ़ाई करते रहें। ओके साथियों, आज का जो सेशन है वो आपके लिए मैं लेके आया हूं, पाचन तंत्र का पार्ट 3। तो तैयार रहें साथियों, अच्छे से थ्योरी को कवर करेंगे और समझेंगे। चलते हैं, चलो साथियों, देखिए बात करते हैं हम लिवर। लिवर पर आ गए थे साथियों हम। तो लिवर लिवर की बात करते हैं हम। ये है हमारा लिवर, देखिए अच्छे से। अब साथियों, बात करते हैं हम अपनी लिवर की स्टडी को क्या बोलते हैं। जो लिवर की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ लिवर, हिपेटोलॉजी, इंपोर्टेंट है, आया है पेपर में। ओके साथियों, पेपर में आया है ये और बहुत अच्छे से समझना है अपन को, एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है। स्टडी ऑफ लिवर, हिपेटोलॉजी, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको पहले मैं उठा रहा हूं और अब एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण, जल्द से जल्द। यकृत की संरचनात्मक, यकृत यानी लिवर, यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हेपेटिक कोशिकाएं होती हैं। हेपेटिक कोशिकाएं होती हैं जो यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हेपेटिक कोशिकाएं होती हैं। हेपेटिक सेल जो कोशिकाएं होती हैं वो पित्तरस का निर्माण करती हैं। किसका? पित्तरस का, वाइल्ड जूस का निर्माण करती है, पित्तरस का निर्माण करती है। ओके दोस्तों, तो देखना है, पहला तो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ लिवर, हेपेटोलॉजी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बात करते हैं हम अपने इस डायग्राम की। देखिए आप, ये हमारा डायग्राम है लिवर का। साथियों, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ये सबसे बड़ी सिरा होती है शरीर के अंदर, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सबसे बड़ी सिरा है ये, सबसे बड़ी सिरा यानी बेन। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है साथियों? ये सबसे बड़ी क्या है? बेन है, सबसे बड़ी बेन है, सबसे बड़ी सिरा है इंफीरियर वेना कावा। एओर्टा, महाधमनी, ये क्या है? सबसे बड़ी धमनी है ये शरीर की, सबसे बड़ी धमनी, वो सबसे बड़ी सिरा है। ओके साथियों, जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसमें हम और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। जो मैं अभी लिखा है बस अभी जनरल नॉलेज आपके लिए बता रहा हूं, क्योंकि इसमें दिया है। इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी सिरा होती है, याद रखना है, सबसे बड़ी सिरा होती है, ऑक्सीजन रक्त ले आती है नीचे वाले हिस्सों में। ठीक है, और सबसे बड़ी धमनी होती है एओर्टा, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं हम, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये हमारा क्या है? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। ओके साथियों, ये हमारा क्या है? हेपेटिक आर्टरी। क्या है? हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। ये हमारा पोर्टल वेन जो दिख रहा है आपको,
इन सभी के काम अपन और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये अपना कॉमन बिलाई डक्ट, ये देखिए कॉमन बिलाई डक्ट के मतलब ये क्या है, हमारा पित्ताशय, इसकी डक्ट यानी इसकी नलिका और लिवर की नलिका, इन दोनों को मिला देते हैं तब बनती है हमारी कॉमन बिलाई डक्ट। यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी, मैंने क्या बोला, यकृत वाहिनी और यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी, यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी, यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी, ये दोनों यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी जो है ना साथियों, ये दोनों मिलकर क्या करेंगी, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी कॉमन बिलाई डक्ट। ये कॉमन बिलाई डक्ट बनाती हैं, क्या बनाती हैं दोनों मिलकर, यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी, सिस्टिक डक्ट और अपनी यकृत वाहिनी, ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, हमारी कॉमन बिलाई डक्ट बना रही हैं। क्या बना रही हैं साथियों, कॉमन बिलाई डक्ट बनाती हैं ये, ठीक है, कॉमन बिलाई डक्ट बनाती हैं। याद रखना है अच्छे से, ये हमारा एओर्टा है, सबसे बड़ी धमनी होती है ये, इन्फीरियर वेना कावा, ये हमारी सबसे बड़ी सिरा होती है, ये गॉल ब्लैडर है हमारा, ठीक है। तो साथियों इनके बारे में अपन को अच्छे से पढ़ना है, और अब जब हम सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे तब बहुत डिटेल से दिया रहेगा, उसमें पूरा सर्कुलेशन, हार्ट वगैरह सब कुछ दिया रहेगा, एक एक वेन दे रही होंगी, उसमें आर्टरी दी होंगी, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जितना आपको जरूरी है उन सभी को मैं आपको बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज्यादा नहीं, उतना जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आना है, टाइम है कम और इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखनी है, बस इतना ध्यान रखना है। यकृत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हेपेटिक कोशिकाएं होती हैं, स्टडी ऑफ लिवर, हेपेटोलॉजी, हेपेटिक सेल्स पित्तरस का निर्माण करती है, हेपेटिक सेल जो होती है पित्तरस का निर्माण करती है। ये जरूर याद रखना है साथियों, यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं दोस्तों, ये कॉमन बिलाई डक्ट बनाती हैं, यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी। ओके चलो, ये भी बता दे रहा हूं, 1.5 kg का होता है यकृत, ठीक है, याद रखना है 1.5 kg, ठीक है। पित्ताशय, बात करते हैं पित्ताशय क्या होता है, अभी अपन ने देखा ना, ये देखिए, ठीक है, पित्ताशय। चलिए, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाले पित्त जमा होता है। मैंने क्या बोला अभी देखिए आप इसमें, जी हमारा लिवर है, ये हमारा यकृत है, ये हमारा यकृत है, लिवर है, ठीक है। यकृत से निकलने वाला पित्त, यकृत से जो पित्त निकलता है वो इसमें जमा होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब बात करते हैं हम, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस जमा होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, पित्त यानी बाइल, ये कैसे होते हैं, ये पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय तरल होता है। क्या बोला मैंने, पित्त जो होता है वो कैसा होता है, वो पीले हरे या नीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। क्षारीय तरल कैसे, 7.6 से 8.6 इसका पीएच होता है दोस्तों। तो आपको तो पता ही है कि पीएच अगर 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है, ये सबको पता होगा, क्षारीय होता है, पता है या नहीं पता है दोस्तों, ये सबको पता होगा ज्यादातर। और बिल्कुल फिक्स 7 पर ये न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। 7 से कम जो पीएच होता है साथियों वो अम्लीय होता है, 7 से कम पीएच कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। 7 से कम कैसा होगा, अम्लीय होगा। 7 से
7 से कम पीएच, 7 से पीएच कम पीएच क्या होगा? अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। ओके दोस्तों, याद रखना है अम्लीय होगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। अभी और बताते हैं अपन। पित्त यानी वाइल पीले हरे या हरे नीले रंग का एक क्षारीय तरल होता है, यानी तरल होता है वो तो पानी जैसा। इसका भंडारण गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। जी हमारा गॉल ब्लैडर है, इसमें होगा इसका पित्ताशय का, ठीक है, बाइल का, पित्त का, गॉल ब्लैडर में होगा भंडारण। अब बात करते हैं जो मानव प्रतिदिन 100 से 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का श्रावण होता है। मानव जो होता है ना वो प्रतिदिन 800 से 1000 मिलीलीटर पित्तरस का श्रावण करता है। ओके, या होता है, एक ही बात है। पित्त में वेरी इंपोर्टेंट लाइन है, आ चुकी है पेपर में, ये लाइन आ चुकी है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पित्त में कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता, कोई भी पचाने वाले एंजाइम्स पित्त में नहीं मिलेंगे। बाइल में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है दोस्तों, याद रखना है अच्छे से। बाइल की अगर कोई बात करे, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, पित्त में जल की मात्रा होती है वो 85% होती है। वाटर जो होता है पित्त में 85% होता है। पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। पित्त में वर्णक की मात्रा, पिगमेंट की मात्रा कितनी होती है? 12% होती है। ओके, और जल कितना होता है? 85 यानी 85%। बात करते हैं, पित्तरस बसा को छोटी छोटी बूंदों में बदलने का कार्य करता है। जो पित्तरस होता है वो बसा यानी फैट को छोटी छोटी बूंदों में बदलने का कार्य करता है। छोटी छोटी बूंदों में इसको बदलने का काम करेगा कौन? पित्तरस, फैट को, ठीक है। याद रखना है, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है जो पेपर में आ गई है, वही बता रहा हूं मैं। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता है। बाइल पीले हरे नीले रंग का क्षारीय तरल होता है, जिसका पीएच कितना होता है? 7.6 से 8.6, ठीक है। चलिए बात करते हैं फैट। फैट के लार्ज पार्टिकल यानी बड़े बड़े पार्टिकल फैट के लिए लिए मैंने, उसका इमल्सिफिकेशन हुआ और वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया। इमल्सिफिकेशन हुआ और किस में टूट गया? स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया हमारा कौन? फैट, ठीक है। ये यकृत के कार्य हैं। यकृत यानी लिवर के काम है ये साथियों। यूरिया का निर्माण करता है। यकृत क्या काम करता है? यूरिया का निर्माण करता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। नंबर दूसरा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करता है। जो ग्लूकोज होता है वो आगे टूट के ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। याद रखना है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करता है कौन? लिवर। कौन करता है? लिवर। वसा का संग्रहण करता है, फैट का संग्रहण करता है कौन? लिवर। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करता है कौन? लिवर। यूरिया का निर्माण कराता है कौन? लिवर, ठीक है, यकृत। यह वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं साथियों? ए, डी, ई, के बताया था मैंने। ए वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का संग्रहण करता है, मतलब इनको स्टोर करके रखता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के लिवर में संग्रहण होता है उनका। लिवर के अंदर यानी यकृत के अंदर संग्रहण होगा, स्टोर करके रखेंगे। ए दिए हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ए दिए हैं, देखिए साथियों, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? उन लाइनों को अच्छे से पढ़ना है, वो जल्दी कंप्लीट करना है हमको अच्छे से, एक एक लाइन। शराब तथा नशीले पदार्थ का उपापचयन करना। शराब यानी एल्कोहल और नशीले पदार्थ जो होते हैं उनका उपापचय करता है कौन? लिवर। पित्तरस का निर्माण करता है लिवर। किसका निर्माण करता है? पित्तरस का। फिर वो नीचे आ जाता है गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। होता है या नहीं होता? ये यकृत के कार्य हैं। पित्तरस का निर्माण करता है, शराब तथा नशीले पदार्थों का अपचयन करता है, यह वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रहण करता है। वसा में घुलनशील विटामिन मैंने बताई दिए हैं आपको, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। अच्छे से देख लेना है, अच्छे से ये बताई दिया है मैंने। फैट के लार्ज पार्टिकल्स इमल्सिफिकेशन होगा, उसका क्या हो जाएगा? स्मॉल पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा वो, ठीक है। बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्लैंड, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी, हार्मोन में भी पढ़ा था। यहां पे भी मैं आपको बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टाइम खराब नहीं करना है अपन को। अग्नाशय पैंक्रियाज ग्लैंड क्या होता है? अग्नाशय यह एक मिश्रित ग्रंथि है। पहला पॉइंट उसमें भी पढ़ा था, यहां भी बता रहा हूं, मिश्रित ग्लैंड है।
अग्नाशय जो है वो कैसी है, पैंक्रियाज कैसा है, मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन आया है दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्वेश्चन आया है एग्जामों में, रेलवे में भी पूछा गया था ये हमारा क्वेश्चन कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कौन सी ग्लैंड काम करती है, पैंक्रियाज ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड साथियों, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, जो कि एक मिक्स ग्लैंड है। क्या है, मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। नंबर दूसरा, अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्रावण होता है। अग्नाशय जो है हमारा कैसा है, पत्ती जैसी संरचना होती है अग्नाशय। कैसी होती है, पत्ती जैसी संरचना होती है अग्नाशय, ऐसी होती है अग्नाशय हमारी, पित्ता, ये हमारी पत्ती जैसी संरचना होती है अग्नाशय। याद रखना है आपको। अग्नाशय ग्रंथि की खोज लैंगरहैंस के द्वारा की गई थी। अग्नाशय ग्रंथि की खोज लैंगरहैंस के द्वारा की गई थी। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अग्नाशय ग्रंथि की खोज की थी। ओके, अग्नाशय एक पत्तीनुमा संरचना है, बता चुका हूं आपको। अग्नाशय एक पत्तीनुमा संरचना होती है, यानी जैसी पत्ती दिखती है ऐसी दिखती है अग्नाशय स्ट्रक्चर। ओके, उसकी स्ट्रक्चर पत्ती की जैसी दिखती है। ओके दोस्तों, तो समझना है अच्छे से आपको। पैंक्रियाज बता चुका हूं, इसलिए जल्दी बता रहा हूं इसको। ए दिया है पैंक्रियाज आपके सामने, देखिए ए है पैंक्रियाज, ये बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट यहां से क्या आएगा, पित्त आएगा। क्या आएगा, पित्त आता है, यहां से पित्त आता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पैंक्रियाज है, ये है पैंक्रियाज। मैंने बोला ना ये पैंक्रियाज है हमारा, देखिए, ठीक है। ओके, ये हमारा पैंक्रियाज है। नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है नीचे। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, यहां से पित्त भर यहां पे स्टोर हो जाता है। ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है। ओके दोस्तों, याद रखना है अच्छे से। ये पैंक्रियाज है हमारा, ये बाइल डक्ट है। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहां से देखना है आपको, ये पैंक्रियाज ऐसा दिखता है। पैंक्रियाज देख लीजिए अच्छे से। एक चीज यहां पे आपको नोट करनी है कि अग्नाशय रस, देखिए अग्नाशय रस में क्या होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं 1870 ईस्वी में हार्मोस यानी एंडोक्राइन सिस्टम से निकलती हैं ये। अब इसका काम क्या है, अग्नाशय रस, पैंक्रियाइट जूस, ठीक है। अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं बेटा मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक चीज अगर आपने नोट की होगी कि जो अग्नाशय रस है इसमें पहले तो 3 कोशिकाएं निकालता है। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन निकालती हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है अग्नाशय। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन निकालती हैं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकालती हैं और डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन निकालती हैं। फिर से एक बार सुनिए अच्छे से आप, जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकागॉन निकालेंगी, जो बीटा कोशिकाएं होंगी वो इंसुलिन निकालेंगी और जो डेल्टा कोशिकाएं होंगी दोस्तों वो सोमेटोस्टेटिन निकालेंगी। एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारे ट्रिप्सिन निकलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों की तरह काम कर रहा है, एक्टोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, इसलिए तो इसको मिक्स ग्लैंड बोल रहे हैं। इसको मिक्स ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। कौन, अग्नाशय, पैंक्रियाज। ओके, ये ट्रिप्सिन निकालेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एमाइलेज निकालेगा, लाइपेज निकालेगा और कीमोट्रिप्सिन निकालेगा। क्या बोला मैंने, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और कीमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम्स निकालता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन वाला हिस्सा ये सब चीजें निकालता है पैंक्रियाज का। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें 4, उस टाइम पे भी बताई थी मैंने, एक एक्स्ट्रा कोशिका होती है, मैंने बताया था उस दिन आपको। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। ओके दोस्तों, मैंने क्या बोला है ध्यान से सुनना है। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। अब अल्फा कोशिका क्या करती हैं, हमारा ग्लूकागॉन निकालती हैं। बीटा कोशिका क्या करती हैं, हमारी ये काम करती हैं, हमारा इंसुलिन निकालती हैं, सोमेटोस्टेटिन इन दोनों के जो रोकती हैं, ठीक है। इन दोनों के काम को रोकेगी कौन, डेल्टा कोशिकाएं। ये हार्मोन का निर्माण करती हैं। ये तीनों जो कोशिकाएं होती हैं वो हार्मोन का निर्माण करती हैं, ये बोल रहा है वो। और एफ कोशिका, अब बात आती है एक नई कोशिका, एफ कोशिका। सर ये क्या होती है, अग्नाशय रस का निर्माण करती है। जो अग्नाशय रस होता है ना उसका निर्माण करेगी, अग्नाशय के अंदर जो रस बनता है उसका निर्माण करती है एफ कोशिका, ठीक है, ये करेगी एफ कोशिका। ओके, बात करते हैं आगे।
इन सब चीजों के बारे में बता चुका था मैं आपको, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। हार्मोन में ऑलरेडी सब बता दिया है आपको, यहाँ रिवीजन बता रहा हूं, आप अच्छे से करिए रिवीजन। समझिए, इंसुलिन रक्त में उपस्थित, मैंने क्या बोला, इंसुलिन कौन निकाल रहा है, हमारा अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिका निकाल रही है, गलत, कौन निकाल रहा है, बीटा कोशिका निकाल रही है। देखिए, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन निकाल रही है और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकाल रही है। तो याद रखना अच्छे से, बीटा कोशिकाएं क्या निकालती हैं, इंसुलिन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकालेंगी। वो क्या होगा फिर, रक्त में उपस्थित शर्करा, रक्त में उपस्थित शर्करा यानी ग्लूकोज, रक्त में यानी ब्लड में, ब्लड में उपस्थित शर्करा यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। जहां इनका संबंध व्युत्क्रमणपाती होता है। व्युत्क्रमणपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब जो होता है अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वो भी बढ़ेगी। व्युत्क्रमणपाती का मतलब होता है अगर कोई चीज एक बढ़ रही है तो एक घटेगी। व्युत्क्रमणपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई चीज एक बढ़, माना कि कोई टेम्परेचर किसी का बढ़ रहा है तो किसी का घटेगा, वो होता है व्युत्क्रमणपाती का मतलब। ओके, तो इंसुलिन रक्त में उपस्थित शर्करा ग्लूकोज को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जहां इनका संबंध व्युत्क्रमणपाती होता है। ओके, चलो, इंसुलिन की अधिकता या कमी से, अब इंसुलिन की अधिकता हो गई, माना कि इंसुलिन की अधिकता हो गई शरीर के अंदर, शरीर के अंदर इंसुलिन की अधिकता हो गई है या कमी हो गई है, तो उससे डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। तो याद रखना, डायबिटीज मेलिटस वेरी इंपोर्टेंट, ये एक बीमारी है, एक डिसीज है, डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन की अधिकता या कमी से ये सारी बीमारियां होती हैं। ओके, बात करते हैं, अग्नाशय रस में 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं। जो अग्नाशय रस होता है उसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और प्रोटीन होता है। मैंने क्या बोला, अग्नाशय रस में 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं साथियों। पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये 3 होते हैं किसमें, अग्नाशय रस में। ठीक है, को पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, इन तीनों को पचाने के लिए इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, इन तीनों को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पचाने के लिए एंजाइम्स होंगे, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बात करते हैं एफ कोशिका, एफ कोशिका क्या होती है, अग्नाशय रस का निर्माण करती है, बताया था अभी आपको, छोटी आंत के ड्यूडेनम में अग्नाशय रस को स्रावित करती है। भाई जो हमारा ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत जब हम पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हमें पता चलेगा कि ड्यूडेनम क्या होता है। जो छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में, छोटी आंत के ड्यूडेनम में अग्नाशय रस को स्रावित करती है, यानी छोटी आंत के उसमें अग्नाशय रस को स्रावित करेगी, अग्नाशय रस को स्रावित करेगी। ओके साथियों, याद रखना है, अग्नाशय रस में 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जा रहे हैं दोस्तों, 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जा रहे हैं अग्नाशय रस में। ओके, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, देखिए मैंने क्या बोला, अग्नाशय रस में 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए देखिए अच्छे से। ट्रिप्सिन, एक है ट्रिप्सिन, एक है एमाइलेज, एक है हमारा लाइपेज, एक है हमारा कीमोट्रिप्सिन। कौन सा है, कीमोट्रिप्सिन। मैंने क्या बोला आपसे, एक है ट्रिप्सिन, एक है एमाइलेज, एक है लाइपेज और एक है कीमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे किसमें, अग्नाशय रस में 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो 4 प्रकार के एंजाइम्स हमारे सामने हैं, ये हैं, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है और कीमोट्रिप्सिन है। ओके दोस्तों, तो याद रखना है अच्छे से, ये सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं अग्नाशय रस। ट्रिप्सिन, देखिए ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, उस दिन भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूं आपको। यह प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड में। तो याद रखना है, प्रोटीन को अगर कोई कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड में, पेप्टाइड में बहुत सारी बड़ी संरचना बन जाएगी, तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, पेप्टोन या पेप्टाइड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन है हमारा, इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इसमें। ठीक है, याद रखना है ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को मोल्टेज में परिवर्तित करता है, मोल्टोज में परिवर्तित करता है एमाइलेज एंजाइम्स।
एमाइलेज एंजाइम्स का काम क्या है देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, कोई कार्बोहाइड्रेट लिया और उसका पाचन करेगा, मोल्टेज में परिवर्तित कर देगा, उसको परिवर्तित कर देगा मोल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है उसके ऊपर जो एमाइलेज, ठीक है, मोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को मोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। क्या है, कौन, एमाइलेज। लाइपेज क्या होता है, बसा को बसीय अम्ल, जो बसा है, जो फैट है, बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। वेरी इंपोर्टेंट है, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों में कन्वर्ट करता है कौन, लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम्स है वो फैट को कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल में। ओके साथियों, याद रखना है अच्छे से, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है दोस्तों। तो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा कौन, फैट जो है हमारा वो लाइपेज कन्वर्ट करेगा, फैट को लाइपेज एंजाइम्स कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। कीमोट्रिप्सिन वयस्कों में दूध का पाचन कराता है, यानी जो कीमोट्रिप्सिन एंजाइम्स होता है वो वयस्कों में दूध का पाचन कराता है, और बच्चों में दूध का पाचन कौन कराता है, रेनिन एंजाइम्स। ठीक है, बच्चों में दूध का पाचन, बच्चों में दूध का पाचन कौन कराता है, बच्चों में दूध का पाचन, बच्चों में दूध का पाचन रेनिन एंजाइम कराता है। ठीक है, ओके। जो अपना कीमोट्रिप्सिन है वयस्कों में दूध का पाचन कराता है, वयस्कों यानी एडल्ट में दूध का पाचन कराएगा कीमोट्रिप्सिन, बच्चों में रेनिन कराएगा। ठीक है, ओके। फैट का लाइपेज कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। ठीक है, ध्यान रखना है। बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है टाइम कम है भले अपने पास, पर अपन उन चीजों को उठा रहे हैं जो इंपोर्टेंट है। जल्दी और नया टॉपिक लाऊंगा मैं, इसको कंप्लीट कर दूंगा कल तक ये पाचन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखना है बस आपको अच्छे से। बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 6.25 मीटर, 6.25 मीटर की लंबी होती है। ठीक है, देखिए अच्छे से, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कहां है, देखिए अच्छे से देख लीजिए इसको। ये हमारी नली है, ये हमारा मुंह है, ये हमारी नली है नली हमारी, ये हमारा मुंह है, ये हमारी नली है। ये क्या है, ईसोफेगस है। क्या है, भोजन आया, हाँ आया सर। ये हमारा स्टोमच है, ये देखिए स्टोमच। ये हमारा लिवर है, अभी अपन बढ़ता रहते, ये लिवर है। ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये हमारा पैंक्रियाज है। क्या है हमारा, पैंक्रियाज। ठीक है, ये हमारा पैंक्रियाज है, पत्ती जैसी संरचना। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, मैं दूसरा कलर ले यूज करता हूं, दूसरा कलर। ये देखिए, ये वाली आप देख रहे होंगे, ये तो साथियों हमारी है बड़ी आंत। ये क्या है, हमारी बड़ी आंत। ये हमारा रेक्टम है, यहाँ पे ये रेक्टम है, ये एनस है। क्या है, हमारा एनस है। ठीक है, अब दोस्तों देख रहे होंगे आप छोटी छोटी कुंडलित संरचना, छोटी छोटी कुंडलित संरचना को आप देख रहे होंगे दोस्तों। अच्छे से देखिए, इन छोटी छोटी कुंडलित संरचना को देखिए। ये है हमारी छोटी आंत, ये है हमारी क्या, छोटी आंत। ये कुंडलित संरचना आपको दिख रही होंगी, ये हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये क्या है, हमारी छोटी आंत। ओके साथियों, याद रखना है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ये आज हमारा ईसोफेगस है, ये नली जो ईसोफेगस है, ये हमारा लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ी आंत है, इसका कोलोन, ये बड़ी आंत का हिस्सा होता है। कोलोन जो हिस्सा होता है वो बड़ी आंत का होता है। ठीक है, याद रखना है आपको अच्छे से। लंबाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है वो कितनी होती है, 6.25 मीटर की होती है। ओके दोस्तों, तो अच्छे से देखना है तसल्ली से।
छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3। ओके दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं हमारे। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। बात करते हैं ड्यूडेनम की। बात ड्यूडेनम की करते हैं। ये 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर है, नॉट मीटर। ड्यूडेनम जो होती है वो 25 सेंटीमीटर है। इसमें 2 ग्रंथियों के स्राव आते हैं। 2 ग्रंथियों के स्रावन आते हैं, एक लिवर का यानी यकृत का और एक अग्नाशय ग्रंथि का। यानी लिवर का श्रावण भी इसमें आएगा और अग्नाशय ग्रंथि का यानी अग्नाशय ग्लैंड का, ठीक है, याद रखना है। ये हमारा ड्यूडेनम है। बात जेजुनम की कर लेते हैं। जेजुनम क्या है? इसकी लंबाई 1.5 से 2.5 मीटर की होती है। जेजुनम जो इसका दूसरा पार्ट है वो इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 से 2.5 मीटर। छोटी आंत के इस भाग में ना ही भोजन का पाचन होता है और ना ही भोजन का अवशोषण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता है, ठीक है, और ना ही यहां पे भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। और ड्यूडेनम में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, जेजुनम में भी नहीं होता। तो सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है? इलियम में। सबसे ज्यादा पाचन नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। इलियम जो है ना हमारी छोटी आंत की तीसरा पार्ट है। छोटी आंत का इलियम सबसे ज्यादा पाचन होता है। जेजुनम दूसरा पार्ट है हमारा, 1.5 से 2.5 मीटर का होता है। छोटी आंत के इस भाग में ना ही भोजन का पाचन होगा और ना ही भोजन का अवशोषण होगा, ठीक है। ड्यूडेनम की बात करते हैं, 25 सेंटीमीटर की होती है। इसमें 2 ग्रंथियों का स्रावण आते हैं, यकृत यानी लिवर का और अग्नाशय ग्रंथि का, ठीक है। ये है हमारे छोटी आंत के यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कल हम इलियम के बारे में पढ़ेंगे साथियों। ओके दोस्तों, तो कल हम जो पढ़ेंगे वो इलियम से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको भी शॉर्ट इसलिए जिससे आप जल्द से कवर कर सकें और कल आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा डाइजेशन। ओके, आप जल्द से जल्द इस टॉपिक को कंप्लीट करें, जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ें और कल इसको पूरा अपन कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों याद रहे, हमारे पास टाइम कम है। मैं उन इंपोर्टेंट टॉपिक की थ्योरी ला रहा हूं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है सभी, और वो सभी लाइनें जो एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आप विश्वास रखें और हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। किसी कारण बस अभी 8-10 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसका कारण मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई थी साथियों, इस वजह से थोड़ा इशू आ गया था। बट आपको लगातार क्लासें कंटिन्यू मिलेंगी। अब मैं स्वस्थ हूं। तो साथियों जुड़े रहें आप सभी हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, साथियों सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, और आप लोगों से विदा लेता हूं मैं। आज के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहें,